जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरे वाले होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो लो स्पिन को हम लोग इनर ऑर्बिटल या फिर स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और हाई स्पिन को हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जो था CONH3 का 6 और उसके ऊपर पावर 3 प्लस सॉरी, इसमें जो कोबाल्ट मेटल है और इसमें लिगेंड जो है अमोनिया है और कुल 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। और इस तरह से जो स्पिन बना था, जो कॉम्प्लेक्स बना था, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना था और sp3d2 कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन था। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं आज, NiCl4 पावर 2 माइनस। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके हाइब्रिडेशन और बॉन्डिंग तथा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हमारा बेस्ड होगा किस पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड होगा। सो फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम लोग कैसे किसी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन या फिर बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। देखिए फ्रेंड, पहले तो हमें यह देखना है कि NiCl4 उसके ऊपर पावर -2 है। सो इस कॉम्प्लेक्स में Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले आपको वो निकालना है। तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे कि Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। हमने लेट कर लिया कि यह जो है X है, प्लस 4 है Cl और 1 Cl पे -1 चार्ज जाता है, इसलिए यहाँ -1 और इक्वल टू दी -2। ये -2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर पावर जो है -2 लिखा हुआ है। अब ये हो गया x - 4 इक्वल टू दी -2। सो x इक्वल टू दी -2 प्लस 4, इट मीन्स x इक्वल टू दी +2। सो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया इस Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +2 आया। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर हमें क्या करना है? पहले हमें निकल का एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना है। देखिए, निकल जो होता है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, उसी मेथड से हम लोग करेंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो या नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, इसी में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप वहाँ से देख लीजिए। तो Ni 28 होता है और 28 को हम अगर स्क्राइब करें, अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 3d8 और 4s2। बट इन दिस केस, इन दिस कॉम्प्लेक्स, द Ni इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो Ni2 plus the oxidation number +2 and the electronic configuration will be 3d8 and 4s0. So this is the finally oxidation atomic electronic configuration of the Ni+2, that is 3d8 4s2. सो हम अब आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना था? पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि पहले आप उन ऑर्बिटल्स को लिख लें जो इस सब सेल के अंदर प्रेजेंट हैं निकल के। तो ये हो गया 3d हो गया, और फिर 4s और 4p, ये ऑर्बिटल हो गए। तो 3d के ये 5 सब सेल्स, 2 3 4 5। तो d में कितने आए थे? हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था 3d8, है ना, और 4s0 लिखा था। तो 3d8 मतलब d के 8 हैं, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं। सो ये 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद हुंस रूल के हिसाब से पेयरिंग शुरू होगी। सो 6
7 एंड देन 8। सो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है NiCl4, इसमें Cl किस तरह का कॉम्प्लेक्स देता है, स्पिन इसकी क्या होती है। सो फ्रेंड, जितने भी हैलोजेंस होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनकी हम बात करें तो इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन के होते हैं। तो इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो इस हिसाब से हमें हाई स्पिन यह कंसीडर करके चलना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब Ni के वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर यह Ni की जगह Ni के साथ Cl की बजाय Cn माइनस लगा होता तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स न दे करके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है। पर क्योंकि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, सो ये जो है Cl लगा हुआ है, इसलिए ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में होता ये है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर नहीं करते हैं। सो जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पीछे के इसमें यह था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पिछले सब सेल में जो सब्सिक्वेंट एनर्जी के पिछले सेल्स हैं उसमें ये जो है प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये अपने अपने सब सेल में पड़े रहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो बचे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं केवल उसी में ही ओवरलैपिंग होगी और उसी में केवल बॉन्डिंग होगी। तो देखिए ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। अब ये कौन है, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 4p है। तो लिगेंड कितने हैं, 4Cl लिगेंड है। तो 1Cl यहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। सो ये चारों ऑल 4 लिगेंड Cl लिगेंड जो है इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कोऑर्डिनेट कर देंगे किसको, d ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, निकल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे। तो देखिए ऑर्बिटल कौन कौन सा यूज हुआ वो देखिए। तो एक ऑर्बिटल s का यूज हुआ है और p के कितने यूज हुए हैं, 1 2 3। सो इस तरह से हाइब्रिडेशन जो बना sp3 हाइब्रिडेशन बन गया। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्लियर क्या हुआ कि हाइब्रिडेशन sp3 है। तो जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, इसको TD से लिखते हैं। तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब हम स्पिन की बात करें तो स्पिन होगी हाई स्पिन क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, ध्यान समझिएगा इसको, ये होगा पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। और कलर की भी बात कर सकते हैं आप चाहें तो, कि कलर इसमें क्या होगा, कलर जो है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वजह से कलर्ड होगा। तो आपको कलर कौन सा है ये नहीं बताना है, बल्कि ये बताना है कि कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा। सो ये कॉम्प्लेक्स जो है कलर्ड होगा। सो एक बार फिर से हम देखते हैं, सारे डिस्कशन को एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए हमने जब कॉम्प्लेक्स में हम आए तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा NiCl4, अगर हम इसकी IPAC नेमिंग की बात करें तो क्या कहेंगे, एक बार अपना दिमाग पर जोर डालिए, क्या इसका IPAC नेम होगा। इसका IPAC नेम होगा टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट। निकिलेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 2 माइनस चार्ज है इसलिए। तो निकिलेट, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड आया था, सेकेंड, बस यही इसका जो है IPAC नेम होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया था तो कन्फिगरेशन आया था 3d8 और 4s2 आया था, क्योंकि निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया है, तो ये दोनों निकल गए। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये 4s0 बन गया। अब ये जो 3d ऑर्बिटल है इसके साथ साथ उसी सब सेल में, जैसे ये सेल है तो इसी सेल के अंदर ये 3d 4s और 4p आएंगे। तो ये सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल जो होती है नियरली इक्वल होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के होते हैं। सो इसमें जो है 3d ऑर्बिटल ये हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। क्योंकि यह जो है Cl एक ऐसा लिगेंड है जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसे लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और फिर बचे हुए ऑर्बिटल जो रेस्ट ऑर्बिटल हैं उसमें पेयरिंग, उसमें बॉन्डिंग होगी। मतलब यहाँ पे जो Cl लिगेंड है वो इसमें और इसमें, इन ऑल 4 ऑर्बिटल्स जो वैकेंट हैं इसमें अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पे 1 Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl और 4 Cl कोऑर्डिनेट हो जाएंगे।
इस तरह से बॉन्डिंग एक ओवरलैपिंग होगी और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी वो बनेगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो sp3 होगा। आपने पीछे देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री क्या होता है वो देखिए। sp3 केस में ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, सो इसलिए जो है ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ऐसे भी कर सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया तो आपको ज्योमेट्री मालूम होगी। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पिन क्या होगी, स्पिन इसकी हो जाएगी हाई, तो ये हाई स्पिन हो गई। इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर हमें देखना है, तो मैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और एक लास्ट बात बचती है, कलर्ड होगा कि नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कलर है। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछता है कि यह कोई XYZ, मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स है और यह कलर्ड है तो क्यों है, तो ऐसे केस में ऐसा ये होता है क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जंप करते हैं। तो वो जो जंप करते हैं तो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं। जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ पढ़ा जाएगा। तो जब लो लेवल से हाई लेवल में जंप करते हैं इसलिए कलर अपीयर होता है। तो इस प्रोसेस या इस फिनोमिनन को डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है, डी ट्रांजिशन। सो अगर कोई पूछता है कि कलर क्यों होते हैं तो आपको बस आंसर देना है कि ये डी ट्रांजिशन की वजह से ऐसा होता है। फिलहाल इस कॉम्प्लेक्स का यही रहा। अब कोई अगला एग्जाम्पल लेते हैं और फिर थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक susceptibility experiment. The result can be used in the obtain the information about the number of unpaired electrons. मीन्स ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही होगा। सो पेज नंबर 228 पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है √n+2 एक फार्मूला है, वहाँ से आप बुक में कंसल्ट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसके डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन या कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, अनपेयर्ड हैं, सो ऐसे केस में वो कलर्ड होगा। तो जो 3D सीरीज है इससे क्रोमियम 3+ है। 2 vacant d orbital are available in tetrahedral octahedral hybridization and 4s 4p orbital. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. When more than 3 3D electrons are present, the required pair of 3D orbital for the octahedral complex hybridization is not directly available as a consequence of Hund's rule. So ये कुछ बातें हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो फ्रेंड्स एक काम करिए ना, काम आपको ये करना है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है MnCl6, FeCN6, COF6 या फिर COC2O4 3⁻³ FeF6 या जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सभी के हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई नहीं करने आ रहा है, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट में भेज सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 5.9, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब ये देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इसमें जो है इन्होंने इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया है। अब इसका पूछ रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये पता करना पड़ेगा कि इतना हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऐसे केस को हम लोग जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, क्योंकि इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 4 हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो सकता है या DsP2 हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से इसको निकाला जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ही ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है। अभी इसमें देखिए कुछ चीज़ें तो ठीक है हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस कह लीजिए है।
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता। जैसे यहीं पे जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको एज्यूम या मान करके चल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली मैग्नेटिक मोमेंट की डाटा को यह इंटरप्रेट नहीं कर पाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यह इसकी एक लिमिटेशन है। तो हम बारी बारी से लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ एजम्पशंस, इसमें बहुत सारी एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, धारणाएं या मान्यताएं हैं। सो आपको मान लेना है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड देयर आफ्टर यू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन। सो एजम्पशंस इज नॉट बेटर फॉर एनी थ्योरी एंड कैलकुलेशंस। आप किसी थ्योरी या कैलकुलेशन के लिए एजम्पशंस के सहारे नहीं आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट चीज़ है कि इट डज नॉट गिव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा। देखिए मैं अभी ये बात कर रहा था ना, अभी मैं कह रहा था कि यह जो मैग्नेटिक डाटा है, क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डाटा, तो क्वांटिटी प्रॉपर नहीं दे पाता है, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं क्लियर हो पाता है इस थ्योरी से मैग्नेटिक डाटा के। नेक्स्ट है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस कलर का होगा या क्या कलर होगा या कितनी ट्रांजिशन करेगा। दिस इज नॉट क्लियर्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो दिस इज आल्सो अ मेजर limitation. Next one is it does not give a quantitative interpretation of thermodynamic and kinetic stability of the coordination compound. Means with the help of valence bond theory we cannot calculate the kinetic stability and thermodynamic stability. देखिए थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स जैसे ये कॉम्प्लेक्स है के, कोई एक मेटल है, और एल मान लेते हैं एक लिगैंड है, तो ये के एल, अब ये मान लीजिए कि के एल 4 है, ठीक है, और ये के एल 4 बन किससे रहा है, यह के एल 3 से और प्लस एल से बन रहा है। मीन्स के एल 3 प्लस एल मिल करके एक और बॉन्ड का शेयरिंग किए और के एल 4 बनाए। सो ये कितनी टेम्परेचर या किस हिसाब से किस तरह से ये बैलेंस होगा और ये कितना स्टेबल होगा कितना अनस्टेबल होगा, इस सारी चीज़ों का आइडिया जो है इस थ्योरी से तो नहीं है। तो हम लोग अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर होगा ये, उसमें जो है लिगेंड फील्ड थ्योरी की ज़्यादा नीड पड़ती है। फिलहाल ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, उसकी लिमिटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए बहुत ही ईजी है ये, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्ट रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स। देखिए मैंने बताया था कि अगर कहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, पर इन दोनों केसेस के लिए इसमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाता है, यह भी एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखिए मैंने अभी बताया था आपको शुरू में, आपको याद होगा कि इस थ्योरी से हम लोग जो है यह मान के चलते हैं, एजम्पशंस हमारे पास है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और यह कॉम्प्लेक्स जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है, वो लिगेंड की वजह से है, और ये सारी बातों को प्रॉपरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से डिस्कस नहीं किया जाता है, इसलिए जो है इस थ्योरी की ये एक लिमिटेशन के अंदर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ा, वन क्वेश्चन में बी आस्क फ्रॉम द लिमिटेशन, एंड आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो आपने अभी ये टॉपिक पढ़े हैं, चाहे इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में है, सो ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे, देखिए पहले हम पढ़ें क्रिस्टल फील्ड पढ़ें, इसके पहले एक इंटेक्स्ट है, इंटेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है। सो इस इंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 9.5, 6, 7, 8, ये सभी क्वेश्चन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से है। सो आप एक बार कोशिश करिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लगाने की, अगर आप लगा पाते हैं तो कमेंट करिएगा, और कमेंट में केवल जय हिंद लिखना है और कुछ नहीं। तो आप जय हिंद लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इंडिया को विजेता बना दिया, इंडिया जीत गई है और आपने क्वेश्चन लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,
मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।